And welcome to my YouTube channel KN Group of Education. I अशोक शर्मा एंड यू वॉचिंग माय YouTube चैनल। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब तक हम बात कर रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज प्लानिंग की बात की। आज हमारा टॉपिक आता है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी कि रिसोर्सेज जो है नेचर गिफ्टेड है, और नेचर गिफ्टेड रिसोर्सेज तभी हमारे लिए बेनिफिशियल हैं यदि हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग इनको यूटिलाइज करते हैं तो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन बीइंग जो है एक ग्रीडी या लालची उसकी प्रवृत्ति हो गई है, जिस वजह से वो ओवर कंजप्शन उसने शुरू कर दिया रिसोर्सेज का, जो कि ह्यूमंस के लिए या फिर नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए या फ्यूचर जनरेशन के लिए, किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से ओवर कंजप्शन चल रहा है, आने वाले टाइम में जो है रिसोर्सेज फिनिश हो जाएंगे और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और हमारा एनवायरनमेंट का भी लॉस होगा। आज हम बात करते हैं लैंड रिसोर्स की। लैंड रिसोर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं वो एक लैंड एरिया, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो हाउस है, ये सब चीज़ें जो है हमारा लैंड एरिया के ऊपर है। साथ में हमारे खाने के लिए जो एग्रीकल्चर है वो भी लैंड एरिया पे, वाटर रिसोर्स, माइनिंग, टोटली हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से लैंड रिसोर्स के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए लैंड रिसोर्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लैंड रिसोर्स अलग अलग फॉर्मेट में अपने को देखने को मिलता है, जैसे माउंटेन एरिया, प्लेन एरिया, साथ में प्लेट्यू एरिया, इनमें देखने को मिलता है। जैसे प्लेन एरिया है उसमें हमारी एग्रीकल्चर हो गई, प्लेट्यू एरिया उसमें हमारा पास्चर लैंड हो गया, माउंटेन एरिया उनमें हमारा ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया हो गया। इस तरीके से इनको अलग अलग डिफाइंड किया जाता है। तो आज हम बात करते हैं लैंड रिसोर्स को किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कैसे किस किस तरीके से वो यूटिलाइज होता है, वो सब चीज़ देखते हैं, किन किन फॉर्मेट में वो हमारे सामने पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फॉरेस्ट लैंड की। फॉरेस्ट लैंड की एक ऐसा एरिया जहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में ट्रीज या अलग अलग स्पीसीज़ के ट्रीज़ जो है पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं, वो होता है अपना फॉरेस्ट एरिया। अभी बताया था मैंने, माउंटेन एरिया ज़्यादातर वहीं पर फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बारिश अच्छी होती है, इस वजह से वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया काफ़ी डेवलप है। नेक्स्ट अपना आता है बैरन लैंड। बैरन लैंड मतलब खाली या जगह या बंजर जगह, जो हमारे लिए प्रेजेंट टाइम में किसी भी तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ज़्यादातर ये हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, इन साइडों में ऐसी लैंड पाई जाती है। इसके साथ साथ इसके अंदर हाउस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें भी इसी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट अपना आता है पास्चर एंड ग्रेजिंग। पास्चरिंग एंड ग्रेजिंग जो हमारी पास्चर लैंड होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट्यू एरिया होते हैं वहाँ पर अपने पास्चर लैंड पाए जाते हैं, तो अपने एनिमल्स के लिए जो है वहाँ पर जो घास होती है उसको चारागाह के रूप में उन जगह को काम में लिया जाता है एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट अपना आता है 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर कल्टीवेशन, कि कुछ जगह अपनी ऐसी होती है जहाँ पर साल में एक बार या उससे भी कम जो है खेती की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है। और अपनी इसके साथ में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर एक बार कल्टीवेशन हो जाने के बाद में 2 से 5 साल तक वो जगह ऐसी रहती है, उस पर किसी भी तरीके की कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है एक पॉइंट, नेट शोवन एरिया। ये नेट शोवन एरिया क्या होता है? नेट शोवन एरिया वो होता है जिस एरिया के अंदर एक साल में एक से ज़्यादा बार जो एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन की जाती है, वो एरिया नेट शोवन एरिया के नाम से जाना जाता है। नेट शोवन एरिया जैसे हमारे यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा रबी, खरीफ, जायद, इन 3 अलग अलग फॉर्मेट में कल्टीवेशन की जाती है, वो अपनी आती है नेट शोवन
एरिया के अंदर। तो ये तो थी अपने लैंड रिसोर्सेज के बारे में कि किस किस फॉर्मेट में अपने लैंड रिसोर्स को हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, जिसमें मैंने आपको फॉरेस्ट लैंड के रूप में बताया कि फॉरेस्ट के रूप में यूटिलाइज़ होता है। बैरन लैंड कुछ जगह ऐसी है जो बिल्कुल किसी भी काम में नहीं आ रही है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर हाउस होती हैं वो है, साथ में पास्चर लैंड या फिर कल्टीवेशन के रूप में। कल्टीवेशन के रूप में मैंने आपको 3 तरीके से बताया। एक तो नेट सोवन एरिया बताया, जहाँ पर एक साल में एक से ज़्यादा बार, मतलब बहुत 2 या 3 बार वहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है, जिसमें मैंने आपको रबी, खरीफ, जायद इनके बारे में बताया। नेक्स्ट अपना आता है कि एक लैंड ऐसी जहाँ पर साल में एक बार या उससे भी कम जो है कल्टीवेशन की जाती है। और नेक्स्ट अपन ने बात की थी एक ऐसा एरिया जहाँ पर 2 से 5 साल में एक बार कल्टीवेशन की जाती है और बाकी वो किसी भी प्रोडक्टिव लैंड नहीं होती, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन की। तो सबसे पहले हम डिग्रेडेशन की बात करते हैं। लैंड डिग्रेडेशन के अंदर अपना सबसे पहला पॉइंट आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन नाम से ही पता चलता है, फॉरेस्टेशन का मतलब तो होता है पेड़ों या अपने फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट एरिया को कम करना। तो धीरे धीरे हम देखते जा रहे हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो ग्रीडी होते जा रहे हैं, लालची होते जा रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। वो धीरे धीरे फॉरेस्ट एरिया को क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, उसको काट कर, पेड़ों को काट कर बाहर सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वहाँ पर गवर्नमेंट इनके लिए काफ़ी पॉलिसीज़ बनाती है, काफ़ी प्लान बनाती है, लेकिन वो किसी भी तरीके से बड़े लेवल पर सक्सेस नहीं हो पाते हैं। फिर भी गवर्नमेंट जो है डिफॉरेस्टेशन को हटाने के लिए, फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओवर ग्रेजिंग। देखो, ओवर ग्रेजिंग हमने डिफॉरेस्टेशन देखा और ओवर ग्रेजिंग भी देखते हैं। ओवर ग्रेजिंग में और डिफॉरेस्टेशन में एक समानता होती है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं ओवर ग्रेजिंग होती क्या है। ओवर ग्रेजिंग की बात मैंने अभी भी बताया था। ग्रेजिंग पास्चर लैंड, एनिमल्स के लिए वो पास्चर लैंड होते हैं, वहाँ पर उनको चराने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए वो लैंड होती है। तो वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग का मतलब ये होता है कि एक जो पास्चर लैंड है, वहाँ पर उस पास्चर लैंड पर कंप्लीट यदि ग्रेजिंग हो जाती है, चराई हो जाती है, तो वो लैंड बिल्कुल खाली हो जाती है। वही डिफॉरेस्टेशन में होता है, फॉरेस्ट को काट लिया जाएगा तो वो लैंड खाली हो जाएगी। और यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग में भी यही होता है कि वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग होती है, वो लैंड खाली होगी। तो दोनों जगह पर जब बारिश और विंड, वाटर और विंड दोनों के द्वारा जो है मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है, मिट्टी वहाँ से हटनी शुरू हो जाती है, और उसी से लैंड डिग्रेडेशन होता है। उसी से लैंड डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवर इरिगेशन की। ओवर इरिगेशन से, ओवर इरिगेशन क्या होता है कि जब एक लैंड एरिया पर कंटिन्यू वाटर फ्लो होता है, तो वहाँ पर वाटर के अंदर एल्कलाइन की मात्रा होती है। तो वाटर में एल्कलाइन कंटेंट होने की वजह से एल्कलाइन कंटेंट लैंड एरिया पर इंक्रीज हो जाता है, और वहाँ पर वो लैंड धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। तो वो होता है ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है माइनिंग। माइनिंग की वजह से कैसे, देखो माइनिंग की वजह से आप लोगों ने ये तो देखा है कि लैंड जो है नीचे से जहाँ पर माइनिंग होती है वहाँ से खाली होना शुरू हो जाती है, तो वो भी एक तरीके से लैंड डिग्रेडेशन ही है। लेकिन इसके साथ में हम एक बात और करते हैं कि जहाँ पर, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, सीमेंट फैक्ट्री का। एक सीमेंट फैक्ट्री है, उसके अंदर अपने को पता है लाइम स्टोन की ज़रूरत होती है। लाइम स्टोन जो माइनिंग के थ्रू वहाँ पर पहुँचा, लाइम स्टोन वहाँ पर पहुँचा, कंपनी ने सीमेंट बनाया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ। गवर्नमेंट के पास में टैक्स पहुँचा, गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हुआ। पॉपुलेशन जो वहाँ पर थी, आसपास के जो पीपल्स थे, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी खुश हो गए। एक स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट को भी वहाँ पर टैक्स मिलता है। तीसरा, वहाँ पर स्टेट और नेशन दोनों की जो जीडीपी ग्रोथ करने लग गई। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे लैंड डिग्रेडेशन किस तरीके से हुआ। लैंड डिग्रेडेशन, वहाँ पर जो सीमेंट फैक्ट्री थी उसने अपना वेस्ट मटेरियल डालने के लिए वो कहीं दूर तो जाएगी नहीं, जहाँ पर उसकी फैक्ट्री है वहीं पर वो अपना वेस्ट डालेगी। तो जैसे ये लैंड है, उसने अपना वेस्ट डाला
और ये वेस्ट लैंड के ऊपर इस तरीके से जमा हो गया। और लैंड के ऊपर जमा हो जाने की वजह से एक तो माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ, दूसरा ये उस लैंड एरिया के ऊपर जमा हो गया दूसरे एरिया के अंदर जहाँ पर उसका प्लांट था। जमा हो जाने की वजह से जब पानी या वाटर यहाँ पर आया, बारिश का पानी आया या फिर किसी भी तरीके से वाटर यहाँ पर पहुँचा, तो वो ज़मीन के लैंड के अंदर तक नहीं पहुँच पाएगा, बल्कि वो ऊपर, क्योंकि ये जो लेयर थी ये एक सॉलिड लेयर उसके ऊपर बन चुकी है। और सॉलिड लेयर बन जाने की वजह से ये वाटर को क्या करेगी, ऊपर ही रोक लेगी, वाटर को क्या करेगी, ऊपर ही रोक लेगी और नीचे नहीं जाने देगी, जिस वजह से वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड कंजर्वेशन की। लैंड कंजर्वेशन क्या होता है? लैंड कंजर्वेशन की बात करने से पहले वही चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि हमें जो फॉरेस्ट एरिया था, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया कंटिन्यू वहाँ से कट किया जा रहा था, जो फॉरेस्ट एरिया वहाँ से फिनिश किया जा रहा था, उस फॉरेस्ट एरिया को उनसे रोका जाए, साथ में उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट अपना होता है मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। देखो, हम ग्रेजिंग को तो नहीं रोक सकते और रोकना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एनिमल्स के लिए है पास्चर लैंड। तो वहाँ पर हम उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट करके उसको एक प्लानिंग के रूप में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम एनिमल्स के लिए जितने हमारे पास्चर लैंड हैं, उनके पास्चर लैंड पर लैंड डिग्रेडेशन को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट फॉर इंडस्ट्री। जैसे मैंने लास्ट में माइनिंग के लिए बताया था आपको कि किस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी माइनिंग के पॉइंट की, माइनिंग के बारे में मैंने बताया था कि किस तरीके से पोल्यूशन होता है, किस तरीके से वो लैंड को एक लैंड एरिया के अंदर वाटर फ्लो होने से रोक देता है, किस तरीके से दो जगह पर, एक तो वहाँ जहाँ माइनिंग हुई है वहाँ पर, दूसरा जहाँ पर उसका वेस्ट डाला गया वहाँ पर, उन दोनों जगह पर वो लैंड डिग्रेडेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो उसको भी हम मैनेजमेंट के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू जो है उस वेस्ट को रोक सकते हैं। देखो, आप लोगों ने एक सीमेंट फैक्ट्री नहीं, इस तरीके से नहीं, हम बहुत तरीके से देखते हैं अपने रिसोर्सेज जो होते हैं वो इसी तरीके से वेस्ट इसी तरीके से वेस्ट होते हैं। काफ़ी बार देखा होगा हमने, कोई जितने भी इंडस्ट्रियां हैं, वो वाटर रिसोर्स जो नदियां होती हैं उनके पास में होते हैं, तो वो अपना वेस्टेज उनमें डाल देते हैं, वहाँ पर अपना वाटर रिसोर्स जो है वो उसमें पोल्यूशन फैलता है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन भी होता है। तो जितनी भी ये इंडस्ट्रियां हैं, इनके अंदर हम इनको रोक तो नहीं सकते, लेकिन इनके अंदर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे, कि जो वेस्ट है वो वेस्टेज कहीं दूसरी जगह पे भी यूटिलाइज हो सकता है, उसको जहाँ पर यूटिलाइज हो सकता है वहाँ पर पहुँचाया जाए, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचाया जाए, जिससे वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। और दूसरा जो है, हम उस लैंड एरिया को जहाँ पर ये वेस्ट डाला जा रहा था, उस लैंड एरिया को किसी दूसरी चीज़ में काम में लिया जा सकता है। ऐसे हम अपने रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट और प्लानिंग के थ्रू। बाकी हम उसको हमारी नीड के अकॉर्डिंग यदि यूटिलाइज करते हैं तो हमारे रिसोर्स हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, हम उन्हें कंटिन्यू यूटिलाइज करते रहेंगे। यदि हम अपने लालच की वजह से या अपने किसी भी ऐसी स्वार्थ के लिए हम उनका ओवर कंजप्शन शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर आने वाले टाइम में हमारे जितने भी रिसोर्स हैं वो धीरे धीरे पूरी तरीके से फिनिश हो जाएंगे, और फिर हम जो है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए इनको सेव नहीं रख पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। हालांकि गवर्नमेंट इनमें काफ़ी जो है प्रयास करती है, लेकिन हम ज़मीनी स्तर पर लैंड एरिया पर वो पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की थी अपने रिसोर्सेज की। आज हमने लैंड रिसोर्स की बात की, जिसके अंदर हमने लैंड रिसोर्स के फॉर्मेट को मैंने आपको समझाया किस तरीके से अलग अलग यूज़ होता है। दूसरा हमने बात की लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन की, किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन होती है, डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, माइनिंग। इसके साथ में हमने कंजर्वेशन के भी कुछ पॉइंट पढ़े, एफॉरेस्टेशन, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट ऑफ फ्रॉम इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों को देखा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हाँ, सोमवार से आपकी मैथ की क्लासें भी कंटिन्यू होने वाली हैं, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नवीन कुमार जी बहुत जल्द आपके सामने मैथ की कुछ स्पेशल क्लास लेकर आने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। साथ में ही हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक दिया गया है, जिस पर आप जुड़कर हमारे आने वाले नए वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।